everyone. Good afternoon, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal, and I welcome you all to lecture number 3 of this GST regular batch for May 2025 and September 2025. Sabka swagat hai, guys. Let us start with lecture number 3 with a quick recap of what we did into the previous session, guys. As you guys know, the protocol zyada baatcheet nahi karte, time waste nahi karte, guys. We start with what we did into the previous session. और पिछले सेशन में गाइस सबसे पहले हम लोगों ने किया था आप लोगों का हिस्ट्री ऑफ जीएसटी इन इंडिया कि जीएसटी कहां से शुरुआत हुई, हाउ द प्रोसेस एक्चुअली बिगन, एंड फाइनली ऑन द 1st of July 2017 द जीएसटी केम इनटू फोर्स. तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी इन द ईयर 2000 when a committee was set up by the then Prime Minister of our nation, PM Atal Bihari Vajpayee Sahab, to design a GST model. In 2004 सेंट्रल गवर्नमेंट जब आई दोस्तों, इन 2004 जब इलेक्शंस हुए थे गाइस, 2004 में जनरल इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस हुए और सरकार पावर में आई दोस्तों, तो उन्होंने रेकमेंड किया कि जीएसटी आना चाहिए टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टैक्स रेजाइम. और वहां पर एक टीम बनी थी विच वाज हेडेड बाय मिस्टर विजय केलकर, इसीलिए उसका बोला जाता था केलकर टास्क फोर्स. फिर 2006 में हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो कि आज की तारीख में जैसे हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी है, वैसे उस टाइम श्री पी चिदम्बरम साहब हुआ करते थे, उन्होंने अपनी बजट स्पीच में अनाउंस किया कि 2010 तक हम जीएसटी भारत देश में इंट्रोड्यूस कर देंगे. 2009 में एफडीपी फर्स्ट डिस्कशन पेपर वाज बीइंग पुट अप गाइस. इन 2009 में जब जनरल इलेक्शंस हुए, फिर से यूपीए सरकार पावर में आई, लेकिन संगठन में आई थी गाइस, अलायंस में आई थी. 2011 में 115th अमेंडमेंट बिल पेश तो हुआ, बट इट नेवर बिकेम एन एक्ट, वो एक्ट नहीं बना. फिर 2022 में 2014 में जब एनडीए सरकार पावर में आई दोस्तों, मोदी जी पावर में आए, एंड दैट टू विद मेजॉरिटी, तो उन्हें किसी से भी अपनी अलायंस से डरने की जरूरत नहीं थी. And therefore, he again presented Constitution 122nd Amendment Bill presented in the Parliament in December 2014, जो कि 2015 लोकसभा में पास हुआ, followed by 2016 राज्यसभा में on 3rd August पास हुआ, on 3rd August, followed by 8th September को प्रेसिडेंट की एसेंट बनी, and it became Constitution 101st Amendment Act. जीएसटी काउंसिल को भी नोटिफाई कर दिया गया by the 12th of September 2016. मार्च 2017 में जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड करे अलग अलग एक्ट. अप्रैल 2017 में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एक्ट पास हुए. मई 2017 तक जीएसटी काउंसिल ने सारे रेकमेंड करे ऑल द रूल्स. 30 जून 2017 तक सारे स्टेट्स ने एक्सेप्ट जेएनके ने एसजीएसटी एक्ट पास कर लिया था. 1st July 2017 जीएसटी लॉन्च्ड इन इंडिया. France is the first country in the world to implement GST. SGST Act JNK में भी पास हुआ by the 8th July 2017. CGST and IGST ordinances promulgated to extend GST to JNK. CGST और IGST भी JNK में लगा दिया गया. तो guys 1 जुलाई को पूरे देश भर में लागू हो गया था except the state of JNK. And then guys 8th जुलाई को JNK में भी लागू हो गया. Now guys, why was there a requirement to implement GST? क्योंकि पुराने टैक्सेशन सिस्टम में इतने ज्यादा लूपहोल्स थे, इतनी ज्यादा कमियां पेशियां थी, that it had finally become inevitable to replace the old taxation system with the new taxation system called GST. So GST is more like a medicine to the problems that existed earlier. And what were those problems, guys? What were those problems? The problem started with cascading of taxes. जहां टैक्स पे टैक्स लगता था, और टैक्स पे टैक्स लगने की वजह से गाइस प्रोडक्ट बार बार महंगा होता था. अब सर टैक्स पे टैक्स कैसे लगता था? क्योंकि दोस्तों पुराने टैक्सेशन लॉ के हिसाब से अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता था या प्रोड्यूस होता था, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी विच यूज्ड टू गो इनटू द पॉकेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड एक्साइज ड्यूटी लगाने के बाद जब सामान एक जगह से दूसरी जगह बेचा जाता था, एक इंसान दूसरे इंसान को बेचता था, तो उस पर वैट लगाता था. So VAT was not only levied on the value of the product, VAT was levied on the value of the product plus excise duty, and therefore VAT was being levied on the value which includes excise duty. So VAT was levied on excise duty as well, leading to cascading effect. And दूसरा सिनेरियो गाइस, जहां पर अगर आप इंटरस्टेट परचेज करते थे,
तो जो आपने ओरिजिनेटिंग स्टेट से परचेज किया, जिस स्टेट से परचेज किया, टैक्स उस स्टेट को चला गया, तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपको बेनिफिट नहीं देती थी उस अमाउंट का, अगेन लीडिंग टू कैस्केडिंग इफेक्ट। सेकंड पॉइंट, मल्टीपल टैक्सेस, एक ही स्टेट अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगाती थी, वो भी एक दूसरे से मर्ज नहीं करने देती थी दोस्तों, दैट इज नोन एज मल्टीपल टैक्सेस। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मल्टीपल टैक्सेस बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, आ जाओ। उसके बाद दोस्तों गाड़ी आगे बढ़ी, नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स। वैट और सर्विस टैक्स भी मर्ज नहीं होता था, क्योंकि वैट वाज अ स्टेट गवर्नमेंट टैक्स एंड सर्विस टैक्स वाज अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स। तो अगर एक इंसान आगे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उसने कुछ गुड्स खरीदे, तो गुड्स जब खरीदे तो ही पेड वैट, हाउएवर ही इज कलेक्टिंग सर्विस टैक्स। तो वैट पेड वाज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ फ्रॉम सर्विस टैक्स एंड वाइस वर्सा आल्सो। Service tax was also not allowed from the taxes collected in the form of VAT. Again guys, अगर आपको VAT और सर्विस टैक्स अलाउ नहीं किया जाता था, वो आपकी कॉस्ट में बढ़ जाता था दोस्तों। तो अगेन दैट वाज अ वेरी बिग डीमेरिट ऑफ द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम। एंड लास्ट पॉइंट, डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन क्या होता है दोस्तों? डबल टैक्सेशन होता था दोस्तों, एक ही ट्रांजैक्शन पर दोनों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दोनों मतलब गुड्स और सर्विसेज मानते हुए, दोनों मानते हुए, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, वैट भी लगा लेते थे और सर्विस टैक्स भी लगा लेते थे गाइस, जिससे प्रोडक्ट या सर्विस एक्सेप्शनली महंगा हो जाता था गाइस, बहुत ज्यादा महंगा हो जाता था। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, क्योंकि जितनी वैल्यू ऐड होती जाती है हम उसी पर टैक्स कंपोनेंट लगाते हैं, क्योंकि जीएसटी आपको अलाउ करता है कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। जब आप आगे एट द टाइम ऑफ परचेज, अगर मैं कोई सामान खरीदता हूं और उस पर टैक्स पे करता हूं और सामान बेचता हूं, उस पर टैक्स कलेक्ट करता हूं, तो कलेक्टेड में से मैं माइनस कर लेता था द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट आई हैव पेड। ऑलराइट गाइस, उसके बाद दोस्तों जीएसटी गुड्स और सर्विसेज के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करती थी। अगर आपने गुड्स खरीदे हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया है, और अगर आपने आगे सर्विसेज दी है तो सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट किया है। So CGST, SGST tax paid on the purchase of good, is it allowed to be set off from the CGST, SGST collected on supplying of services? The answer is yes. सरकार कहती है हमें तो सीजीएसटी सीजीएसटी से मतलब है, एसजीएसटी एसजीएसटी से मतलब है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि सीजी आपने गुड्स पर दिया था या सर्विसेज पे दिया था, सीजीएसटी आपने आगे से कलेक्ट किया, वो गुड्स पे किया, सर्विसेज पे किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। CGST will be allowed from CGST, SGST will be allowed from SGST. The supplier at each stage passes on the tax burden pass on करता है to another until it reaches the final consumer, and final consumer bear the burden of tax in case of indirect taxes, because he cannot pass on the burden to anyone else. All right guys, so this was a small recap of what we did into the previous section, lecture number 2. Now moving on with benefits of GST. अब guys देखो, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी का आधा पोर्शन अपन पहले कर चुके हैं। कह रहे कब किया राठी जी? लेक्चर नंबर 2 में कब किया? कह रहे लेक्चर नंबर 2 में ही किया था, इन द फॉर्म ऑफ डेफिशिएंसीज ऑफ द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम। अब जो पुराने टैक्सेशन सिस्टम की डेफिशिएंसी थी, कमियां पेशियां थी, उन्हीं को सही करने के लिए तो जीएसटी का इनकॉर्पोरेशन हुआ। तो क्या दोस्तों वही ऑटोमेटिकली बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी बन गए? द आंसर इज यस, वो बन गए। However, there are certain more benefits of introduction of GST, and let us have a look. सबसे पहला, ease of doing business. Ease of doing business. दोस्तों पुराने टैक्सेशन सिस्टम में अगर कोई इंसान को सामान बनाकर बेचना होता था तो पहले वो एक्साइज डिपार्टमेंट में जाके रजिस्ट्रेशन करवाता था, फिर वैट डिपार्टमेंट में जाके रजिस्ट्रेशन करवाता था। दोनों की अलग अलग रजिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल्स, दोनों के अलग अलग दोस्तों रिटर्न्स प्रोटोकॉल्स, एंड कहीं ना कहीं एक इंसान अपने काम से ज्यादा तो टैक्स की चिंता करता था कि भाई कहीं टैक्स की कोई डेट मिस ना हो जाए, पता चले हमारे ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी का नोटिस आ जाए। तो इन दैट केस सरकार ने क्या करा, वन नेशन वन टैक्स करके जब जीएसटी को लाए तो उसमें बोला कॉमन मार्केट विद कॉमन टैक्स रेट, कॉमन प्रोसीजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा, एंड जीएसटी विल रिमूव द इकोनॉमिक बैरियर्स। जो दोस्तों इकोनॉमिक बैरियर्स थे कि भाई मैं दूसरे स्टेट से खरीदने में हिचकता था अंडर द ओल्ड टैक्सेशन लॉ। व्हाई? क्योंकि अगर मैं दूसरे देश से, दूसरे स्टेट से खरीदूंगा तो मेरा टैक्स दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और मुझे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा।
एंड बिकॉज आई विल नॉट बी अलाउड द बेनिफिट ऑफ आईटीसी, सरकार ने मेरे को क्या कहा, सरकार ने कहा राठी जी आपको ना आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा। अब इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी से क्या दोस्तों, जब इंटरस्टेट परचेज करते हैं, मैं आपको आज नई चीज बता रहा हूं, जब आप इंटरस्टेट परचेज करते हैं, लेट्स से मैं आपका होस्ट और दोस्त राठी, मैं यूपी में रजिस्टर्ड हूं अंडर द जीएसटी लॉ। अगर मैं दूसरे स्टेट से कोई चीज परचेज करता हूं, लेट्स से अगर मैंने कोई गुड्स परचेज करे फ्रॉम हरियाणा, तो इन दैट केस गाइस देयर इज अ टैक्स कॉल्ड आईजीएसटी। जब वन स्टेट टू अनदर स्टेट होता है, जिसे अपन इंटर स्टेट बोलते हैं, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, तो उस पर लगा होगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, अब जब मैं इस सामान को आगे बेचता हूं विद इन द सेम स्टेट, लेट्स से मैंने यूपी का यूपी में बेचा, तो यहां पर जब एक स्टेट से उसी स्टेट में बेचते हैं, व्हेन इट इज विद इन द सेम स्टेट, यू लिवाई, उसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट, उसे क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट पे जो टैक्स लगता है दैट इज नोन एज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब बात यह आती है, can IGST paid on the purchase of goods, can it be reduced from the CGST SGST collected on the supply of goods? The answer is yes। यहां पर ये आप माइनस कर सकते हैं, जो पहले अलाउड नहीं होता था। अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम आप पहले सीएसटी पे कर आते थे, और आगे जब आप सामान बेचते थे तो वैट कलेक्ट करते थे, तो CST was not allowed to be reduced from the VAT component. However, in this case, under the GST law, if you purchase interstate, you pay IGST. However, the government has allowed you to reduce IGST. आप IGST, CGST, SGST में से कर सकते हो minus. This is what we are going to learn in chapters to come by. All right. तो economic barriers खत्म हो गए. Next, second point, guys, mitigation of ill effects of cascading. दोस्तों कैस्केडिंग क्या होता था, टैक्स ऑन टैक्स, तो वो अब खत्म कर दिया गया। कहता है 15 टैक्सेस सेंट्रल एंड स्टेट मिलाकर, अभी आप देखेंगे कौन कौन से टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम्ड इनटू अ सिंगल टैक्स, मर्ज हो गए हैं, और मर्ज होने के बाद जो नाम दिया गया उसका नाम जीएसटी। सेट ऑफ प्रायर स्टेजेस अलाउड फॉर द ट्रांजैक्शंस अक्रॉस एंटायर वैल्यू चेन, दिस विल इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस एंड इंप्रूव लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस। सरकार ने क्या कहा, कैस्केडिंग खत्म कर दी है, टैक्स पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। जैसे पहले एक्साइज ड्यूटी के ऊपर वैट लगाया जाता था, सीएसटी के ऊपर वैट लगाया जाता था, वो अब यहां पर खत्म हो गया है गाइस। अब दोस्तों पूरा आपको सेट ऑफ टैक्स मिलता है अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन, व्हिच हेल्प्स इन इंप्रूव लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे बढ़ा? सर पहले तो इतने ज्यादा टैक्सेस होते थे दोस्तों, पहले अगर 15 अलग अलग टैक्सेस के नाम से लिया जाता था, आज उन 15 की जगह जीएसटी का नाम है। पहले 15 टैक्स के अलग अलग कानून होते थे, वो कानून एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते थे तो लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन आज एक ही कानून है। ऐसा नहीं है कि वो 15 टैक्सेस को हटा के जीरो कर दिया, उन 15 टैक्सेस को हटा के उनका नाम जीएसटी कर दिया। तो सरकार ने कहा जो पहले लूपहोल्स वगैरह होते थे वो अब हमने बंद कर दिए हैं, हमने एक ही लॉ बनाया है, और एक ही लॉ के अंदर जितने लूपहोल्स हैं हम उसी को प्लग इन करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर पहले 15 अलग अलग तरीके के टैक्सेस हैं, अगर 15 अलग अलग तरीके के लॉज हैं, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो टू लुक ओवर द 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हर तरीके से ये कोशिश करते हैं कि हमारा टैक्स कैसे कम से कम हो। तो इन दैट केस सरकार ने कहा with widening of tax base and improving taxpayers compliance, taxpayer का compliance जो पहले बड़ा बिगड़ा हुआ रहता था, revenue of the government will significantly increase and it has increased. Can you imagine, हमारी देश की सरकार एक महीने में at an average is what I am talking about, at an average the amount of tax they collect is, आपको पता है कितना है, 2 लाख करोड़ एक महीने का जीएसटी का मैं बता रहा हूं। दिस इज 1 month at an average 2 लाख करोड़ इज द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट द गवर्नमेंट रिसीव्स। एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन, ये दोस्तों पुराने वाले उसमें दिक्कतें होती थी, मल्टीपल टैक्सेस लगते थे, एक ही चीज पर बार बार डबल टैक्सेशन करा जाता था।
क्या वो सारी चीजें अब एलिमिनेट हो गई हैं, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं? हाँ जी। दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड हाईली डिस्प्यूटेड इश्यूज रिलेटेड टू डबल टैक्सेशन जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विस विल बी टैकल्ड नाउ। एंड लास्ट, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, द फिफ्थ पॉइंट। ऊपर वाला फोर्थ है, वो भी लिख देता हूं। बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव गाइस, इसे क्या बोलते हैं गाइस? कहते हैं अगर मेक इन इंडिया का क्या मतलब है कि अगर कोई आउटसाइड इंडिया से इंडिया आ रहा है काम करने, तो वो जब इंडिया आता था तो उसे सबसे पहले बोलते थे आप इंडिया में अपना फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, यू वांट टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया, यू विल हैव टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द एक्साइज डिपार्टमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्साइज डिपार्टमेंट में जाता था, थका हारा बेचारा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता था। कहते हैं अब तो काम चालू कर दें, कह रहे नहीं भाई साहब, अभी तो आपने सिर्फ बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है। कह रहे अरे अब और क्या करना है? कह रहे आप बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। कह रहे ये कैसा कानून है? कह रहे हाँ, एक्साइज डिपार्टमेंट का जो टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और जब आप सामान को बनाकर बेचते हैं तो उस पर वैट लगता है, सीएसटी लगता है, उसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कहते भाई साहब हम अपने देश ही चले जाते हैं, हम न थक गए हैं आपके देश में काम करते करते, सामान बेचने से ज्यादा तो हम टैक्स टैक्स खेल रहे हैं। तो सरकार ने कहा कि अगर इंडिया में कोई भी इंसान आता था, पुराने लॉ में तो इतना डरा हुआ आता था कि इंडिया वाले सरकारें उसे पकड़ पकड़ के टैक्स के लॉज फॉलो करवाएंगे। हवेवर गाइस, क्या जीएसटी से ये काम आसान हुआ? द आंसर इज यस। इंडिया में आओ, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाओ, काम चालू करो, सामान बेचो। With unified common national markets for India, GST will give boost to foreign investment and Make in India campaign, which is a big plus guys. अगर taxation systems easy होते हैं तो it always becomes easier. It always becomes easier guys, किसी भी देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडिया में सेटअप करना, क्योंकि इंडिया में चीप लेबर, चीप मटेरियल मिलता ही है। तो इन दैट केस गाइस, अगर टैक्सेशन सिस्टम इजी हो जाए तो आप लोग कहीं ना कहीं देखेंगे कि बहुत सारे सेटअप्स इंडिया में होंगे। तो बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दूसरा मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग, इंक्रीज इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू, elimination of multiple taxes and double taxation, and fifth, boost to make in India initiative. So these are the 5 benefits of implementing GST in India. All right guys, now pehla advice, what are the benefits of implementing GST in India? What are the benefits? अब आप लोगों से benefits पूछा है, तो अब सर हमें लिखना क्या है वो भी मैं लिखवाता हूं। Student should write point wise answer depending upon the marks allotted to the question. Further, ये देखना, ये देखो दोस्तों, few deficiencies that existed earlier have now turned into benefits after introduction of GST. जैसे कि deficiencies of the old taxation system कौन कौन सी थी? सर, mitigation of ill effects of cascading, double taxes, double taxation, multiple taxes, yes. और एक दो पॉइंट अभी भी डिफरेंट है, जैसे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, सब्सटैंशियल रेवेन्यू इंक्रीज फॉर द गवर्नमेंट। ये दोस्तों एक दो पॉइंट्स अभी भी अलग है, वो हम अपने वैसे ही याद कर सकते हैं। तो गाइस हमें क्या लिखना है राठी जी? आपको दोस्तों बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, ease of doing business, mitigation of ill effects of cascading, increase in government revenue, ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। तो आई एम गिविंग यू 30 seconds. Guys, read out the first 3 points and then we're going to write down the last 2 also. फटाफट लिखिएगा, मैं साइड हो गया हूं so that आप लोग उसे अच्छे से लिख सके, क्लियरली लिख सके। फटाफट झपा झप कर दीजिएगा guys. Last 15 seconds guys, write it down and write it fast.
Alright guys, moving on. सिर्फ हेडिंग्स लिखनी है guys, सिर्फ हेडिंग्स लिखनी है. Fourth and fifth point लिखिए, elimination of multiple taxes and double taxation. And fifth point, boost to Make in India initiative. This will help you in making of the notes. Everybody has to write down the headings. The chapter number 1 do not hold more than 2 marks weightage guys. 2 नंबर से ज्यादा की इसकी वेटेज नहीं है. लेकिन अगर 2 नंबर भी हम फ्री के ले सकते हैं. What if they ask you to pen down, state any 4 benefits of implementing GST into India? You just have to write 4 headings. 4 point लिखो, 2 नंबर पाओ guys. And once you write important headings, if you write the headings as it is, it will leave a lasting impression onto the person checking your paper. वो पहला आंसर देख रहा और वर्ड बाय वर्ड सही है ना, तो he will understand that the student is well versed and the student knows the subject well. बहुत ज्यादा. इसीलिए हमेशा टीचर ये क्यों बोलते हैं कि जो सबसे अच्छे से क्वेश्चन आता है उसे पहले करो. ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यू नीड टू लीव अ इंप्रेशन ऑन टू द पर्सन चेकिंग योर पेपर. अगर शुरुआत से आप गंदा गंदा लिखना चालू कर दोगे, गड़बड़ लिखना चालू कर दोगे, तो आपका इंप्रेशन बुरा जाएगा. फिर टीचर को मार्क्स देने में आपको बड़ी कंजूसी होगी. वो आपके सही आंसर को भी 2 बार देखेगा. अभी तक तो एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं किया था, एकदम से आंसर कैसे सही आने लगे. होता है ना. और वाइसी वर्सा करते हैं ना दोस्तों, तो एक हमेशा लीनियंस ही रहती है. अच्छा पहले 4 क्वेश्चन बिल्कुल सही, अच्छा चलो 5वें में थोड़ा बहुत गड़बड़ हुई है. It always leaves a very lasting impact. So everybody has to understand. Now guys, taxes subsumed under GST. So do we need to write this point? The answer is yes. And you will write साथ साथ. आप लोग साथ साथ लिखेंगे. There are 8 central taxes that have been subsumed under GST. And there are 7 state taxes that have been subsumed under GST. अब इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ये नहीं पूछेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइज ड्यूटी लेवाइड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट. नोबडी इज गोना आस्क यू दैट. व्हाट दे आर गोना आस्क यू is state 2 central levies which have been subsumed under GST. State 4 central levies which have been subsumed under GST. वो आपसे ये नहीं पूछेंगे दोस्तों कि इनका मतलब क्या है. वो आपसे ये बोलेंगे guys कि you have to find out, you have to tell us the levies which were levied by state government earlier that have now been subsumed. तो क्या हमें सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं? जी हाँ लिखने हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन पहले एक बार बन चुका है इससे और आगे भी बनेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट वाली लेवीज में पहले पढ़ रहा हूं. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी लेवाइड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेसेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो दीज आर द 8 टैक्सेस जो पहले दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी. एंड नाउ ऑल दीज 8 टैक्सेस हैव बीन subsumed मतलब merged into GST. अब इनकी जगह क्या लगता है? GST लगता है. Alright guys, I am not going into details of what these taxes are, क्योंकि अगर मैं इन 15 टैक्सेस की डिटेल्स में बताने गया तो अगले 3 क्लास में तो अपन यही सोचते रह जाएंगे कि अच्छा ये वाला इस पे लगता था, इसके ये प्रोविजंस हुआ करते थे. बट हमारे थे वाले प्रोविजंस हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे. जो आजकल हैं वो वाले आएंगे. एंड दैट इज व्हाई वी आर जस्ट गोना स्टिक टू द प्रोविजंस. तो सर कहीं ना कहीं ये वाले पॉइंट्स हमें याद करने हैं. द आंसर इज यस. अच्छा राठी जी एक डाउट आता है हमारे मन में, आप थोड़ी मदद करेंगे? मैंने कहा ऑफ कोर्स मदद करेंगे. सर आपने कहा था सेंट्रल सेल्स टैक्स तो ओरिजिनेटिंग स्टेट को जाता है. जब वन स्टेट टू अनदर स्टेट अगर सामान बेचा जाता है, लेट्स से दोस्तों अगर कोई सामान ये इंसान T2 जो कि एमपी का है, मध्य प्रदेश का है, वो बेच रहा है सामान टू मिस्टर कीकू जो कि राजस्थान का है. तो इन दैट केस अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम इस पर सर CST लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था. और आप ही ने बताया सेंट्रल सेल्स टैक्स तो ओरिजिनेटिंग स्टेट को जाता था जिस स्टेट से सामान ने स्टार्टिंग करी है. मैंने कहा हाँ अभी भी मैं यही बोल रहा हूं. लेकिन राठी जी जब टैक्स जाता ओरिजिनेट स्टेट को था तो यहां पर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में क्यों बना रखा है ऐसे? व्हाई सेंट्रल सेल्स टैक्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट? बिकॉज द लॉ इन रिलेशन टू CST वाज फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट.
सीएसटी का लॉ, सीएसटी का जो लॉ था, लॉ बनाने वाला कौन है, लॉ मेकर कौन है दोस्तों, सीएसटी का। द लॉ मेकर इज सेंट्रल गवर्नमेंट गाइस, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस लॉ में लिखा है दैट द ओरिजिनेटिंग स्टेट हैज द पावर टू कलेक्ट टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स, जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते थे। इसीलिए पैसा जो मिलता था वो एमपी सरकार को मिलता, ओरिजिनेटिंग स्टेट को। हाउएवर दोस्तों, इस कानून को बनाने वाला कौन था, कानून को बनाने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट थी। लेकिन सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों कानून बनाया, क्योंकि जब दोस्तों इंटर स्टेट हुआ तो ये सरकारें लड़ने लग गई। एमपी की सरकार कहती है टैक्स मुझे मिलेगा, राजस्थान की सरकार कहती है छड़ तुम्हें क्यों टैक्स मिलेगा, सामान तो हमारे स्टेट में आ रहा है, हमारे को टैक्स मिलेगा। बीच में यूपी वाले भी घुस गए। हमने कहा भैया यूपी वालों आपका क्या लेना देना, अरे कहते हैं एमपी से राजस्थान जाने के लिए यूपी से गुजरा था सामान, हमारे राज्य से गुजरा, हमें भी कुछ मिलेगा। तो मोदी जी ने कहा अरे रुक जाओ भैया रुक जाओ, तुम लोग तो कुश्ती पर उतर। अच्छा अच्छा अच्छा, एमपी सरकार, अरे योगी जी क्या कर रहे हो भाई, चलो चलो राजस्थान भैया पीछे हटिए। अब इन दिस सिनेरियो, इन दैट केस गाइस, व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज, क्या हुआ गाइस, लॉ मेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली, पावर अपने हाथ में ले ली, कह रहे कानून हम बनाएंगे और हमारा कानून सब पर लागू है। मोदी जी ने क्या बना, कानून हम बनाएंगे, लड़ाई झगड़ा मत करो, कानून हम बनाएंगे, पैसा मैं नहीं रखूंगा, पैसा किसी स्टेट को मिलेगा लेकिन वो अकॉर्डिंग टू माय लॉ मिलेगा, और उस लॉ में लिखा था ओरिजिनेटिंग स्टेट। ऑलराइट गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, taxes on lottery, betting and gambling, entry tax, all forms, purchase tax, tax on advertisement, luxury tax, entertainment tax except local bodies, and state cesses and surcharges on goods and services. So these are the taxes जो कि स्टेट गवर्नमेंट पहले लगाती थी दोस्तों, और आज ये सब खत्म होने के बाद उसकी जगह क्या आ गया है, आ गया है जीएसटी। अब आप लोग कई बुक में देखेंगे कि वहां पर 17 टैक्सेस लिखे होते हैं, that 17 taxes have been subsumed under GST, जबकि मेरी किताब में 15 टैक्स लिखे हुए हैं। अब कहोगे राठी जी ने तो कम पढ़ाया, हाँ पैसे देके फंस गए हम तो राठी जी के पास। अरे मेरे भाई फंसे नहीं हो, जहां पर आपको 17 टैक्सेस नजर आता है वहां पर वो वैल्यू एडेड टैक्स को 1 बोल देंगे, सेल्स टैक्स को 2 बोल देंगे, तो ऑटोमेटिकली 1 2 में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही वो एंट्री टैक्स ऑल फॉर्म्स को 1 बोलेंगे, परचेज टैक्स को दूसरा बोल देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो मेरे 15 है उनके 17 बन जाएंगे, लेकिन मेरे में भी कोई भी पॉइंट मिस आउट नहीं है। ऑलराइट, वैल्यू एडेड टैक्स का दूसरा नाम सेल्स टैक्स भी बोला जाता था। तो इन दैट केस गाइस, कई जगह उसे अलग अलग मेंशन करते हैं और कई जगह साथ में, तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, यू वोंट बी रिड्यूस्ड या यू वोंट बी, दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई नंबर कटेगा। ऑलराइट, तो एक बार गाइस आई एम गिविंग यू 60 सेकंड्स टू राइट इट डाउन, 60 सेकंड देता हूं, लिख लीजिए, और साथ साथ अभी तक आप लोगों ने लिख भी लिया होगा काफी। सेंट्रल टैक्सेस, देयर आर 8 सेंट्रल लेवीज व्हिच हैव बीन सबज्यूम्ड अंडर जीएसटी। स्टेट टैक्सेस में देयर आर 7 व्हिच हैव बीन सबज्यूम्ड अंडर जीएसटी, जो जीएसटी में सबज्यूम हो गए हैं। ऑलराइट गाइस, एवरीबॉडी शुड राइट इट डाउन, सबको लिखना है। द मोर यू गाइस पार्टिसिपेट द बेटर इट विल बी, जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों उतना ज्यादा बेटर होगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। Thirty more seconds guys, लिखिए, and then we head to the last big part of this chapter known as constitutional provisions, संवैधानिक provisions guys. All right guys, moving on guys, last point और लिख लीजिए, point number 8, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेसेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो सेंट्रल डिपार्टमेंट में आता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में। आ जाइए गाइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टैक्सेस, देखो 1 मार्कर में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टैक्सेस हैव बीन सबज्यूम्ड अंडर जीएसटी। तो आउट ऑफ
द 4 ऑप्शंस, ऐसा नहीं है कि बाकी टैक्सेस सब्ज्यूम नहीं हुए, बाकी टैक्सेस भी सब्ज्यूम हुए हैं, बट यू विल हैव टू आइडेंटिफाई इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट वाला सब्ज्यूम हुआ है। तो इधर देखिएगा गाइस, सबसे पहला स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी, नहीं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट। वैल्यू एडेड टैक्स, हाँ सर, बी वाला ऑप्शन मिल गया, बी ऑप्शन स्टेट वाला था। सेंट्रल सेल्स टैक्स अभी पढ़कर आए, सेंट्रल सेल्स टैक्स वाज लेवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाउएवर इट वाज कलेक्टेड बाय द ओरिजिनेटिंग स्टेट। ऑल ऑफ द अबव इज नॉट द करेक्ट आंसर गाइस। आ जाएगा गाइस, लिस्ट द सेंट्रल लेवी सब्ज्यूम्ड अंडर द जीएसटी लॉ। अब इन्होंने क्या लिखा है देखो, आपसे क्वेश्चन में आ सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है, लिस्ट द सेंट्रल लेवीज, लिस्ट एनी 4 सेंट्रल गवर्नमेंट लेवीज व्हिच हैव बीन सब्ज्यूम्ड अंडर द जीएसटी लॉ। तो उसमें आप वैट नहीं लिख सकते, उसमें आप टैक्सेस ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग नहीं लिख सकते, उसमें आप टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट नहीं लिख सकते, जबकि ये टैक्सेस भी सब्ज्यूम हुए हैं, लेकिन ये पहले स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट आउट एनी 4 आउट ऑफ दीज 8, central excise duty, additional excise duty, service tax, excise duty under medicinal and toilet preparation act, countervailing duty, special countervailing duty, central sales tax and central surcharges and cesses on supply of goods and services। इनमें से दोस्तों, इनमें से कोई भी 4, जैसा कि क्वेश्चन में बोला जाए, स्टूडेंट शुड बी केयरफुल आंसरिंग दिस क्वेश्चन and should clearly remember the central levies that have been subsumed. The student should write number of points depending upon the marks allotted to the question, and they generally state it कि आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 2, 3, 4, 5, वो जितने पॉइंट्स बोलेंगे आपको उतने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। जनरली अगर 2 नंबर का होगा तो दे विल आस्क यू टू राइट 4 सेंट्रल लेवीज, और आपको सिर्फ नाम लिखना होगा गाइस। यू डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन व्हाट सर्विस टैक्स इज, you do not have to explain what countervailing duty is। आ जाओ guys, now coming on to constitutional provisions, the last segment of this chapter guys, बहुत ही जोरदार मजेदार, and we are going to take more than an hour to understand the entire constitutional provisions which relates to GST। कहते हैं India has 3-tier federal structure, union government, state government and local government। ये कौन सी होती है लोकल गवर्नमेंट? म्यूनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी जिन्हें बोलते हैं, लोकल अथॉरिटी। आप लोग जानते हैं लोकल अथॉरिटी के भी इलेक्शंस होते हैं गाइस। आप लोगों ने देखा होगा, आप हाउस टैक्स पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, वो किनके पास जाते हैं? वो लोकल अथॉरिटीज के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? लोकल अथॉरिटी। तो यूनियन गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज द नेम सजेस्ट स्टेट गवर्नमेंट, एंड लोकल अथॉरिटीज इज योर म्युनिसिपल अथॉरिटीज। The power to levy taxes and duties is distributed among these 3 tiers in accordance with the provisions of the Indian Constitution। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इन तीनों के बीच में रिस्पेक्टिव पावर्स बांटी गई हैं। पावर टू लिवाई एंड कलेक्ट टैक्सेस वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट emerges from the Constitution, और आर्टिकल 246 देता है पावर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को टू लिवाई टैक्सेस वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन इंडिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एनी लॉ नॉट इन कंफर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी लॉ विच इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी लॉ जो संवैधानिक नहीं है, वो इलीगल है और वॉइड है, वो इलीगल है एंड वॉइड है। तो ये बात तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन, एवरीथिंग हैज टू बी डन कॉन्स्टिट्यूशनली। अगर आप लोग देखते हैं कभी कभी हमारी दोस्तों ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो वो यही कहते हैं, आज तो रूलिंग पार्टी ने ये बिल पास करा के संविधान को मार डाला। वो क्या बोलते हैं? संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, ऐसा तो गलत हो रहा है, वैसा तो गलत हो रहा है। इसीलिए दोस्तों कोई भी कानून जो संविधान के खिलाफ है वो भारत देश में लागू नहीं हो सकता, वो इलीगल है, वॉइड है। आइए गाइस, आर्टिकल 265, क्या सर ये हमें लिखने हैं? द आंसर इज नो, यू नीड नॉट राइट इट आउट गाइस, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। नोबडी इज सपोज्ड टू राइट इट आउट, किसी को भी लिखने की जरूरत नहीं है। आ जाओ भाई, आर्टिकल 265, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, जब तक कानून नहीं बनाओगे किसी चीज का, आप ना तो टैक्स लिवाई करोगे और ना ही कलेक्ट करोगे।
तो अगर आपको टैक्स कलेक्ट करना है तो पहले उससे जुड़ा हुआ कानून बनाओ। तो आर्टिकल 265 क्या कहता है? बिना कानून बनाए, बिना लॉ बनाए आप ना तो टैक्स लिवाई करेंगे ना ही कलेक्ट करेंगे, विच साउंड्स एब्सोल्युटली लॉजिकल। हर एक चीज से जुड़ा हुआ कानून बना हुआ है दोस्तों। जैसे अगर आपको इनकम टैक्स कलेक्ट करना होता है तो इट हैज टू बी लिवाइड, मतलब इट इज कलेक्टेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपको सीजीएसटी कलेक्ट करना होता है तो सीजीएसटी एक्ट 2017 के तहत सरकार सीजीएसटी कलेक्ट करती है। ऑलराइट, आर्टिकल 245, एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं नहीं बोलूंगा कि आपको क्या लिखना है तब तक मत लिखिएगा गाइस। I will talk about the laws which are actually relating to GST. That is what I will ask you to write it down. All right. तो उससे पहले लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी दोस्तों आप लोगों की किताब में ही होगा, इसलिए नथिंग टू वरी अबाउट। आर्टिकल 245, extent of laws made by parliament and legislature of state. What do you mean by extent? Extent मतलब कि आपका लॉ कहां तक एप्लीकेबल है, कहां तक आपका लॉ फैला हुआ है। अगर मोदी जी कोई कानून बनाते हैं तो क्या वो सिर्फ दिल्ली पर लागू होता है, कैपिटल ऑफ आवर नेशन? नो नो, वो कहां तक जाता है, वहां वो कहां तक एक्सटेंड करता है। अच्छा, जो मोदी जी ने कानून बनाया क्या इटली पर भी लागू है? इटली की बात मत करिए, मोदी जी शर्मा जाते। चुप चुप, कहां ले जा रहे हो? हाँ नहीं तो, अरे राठी जी आप भी समझते हैं सारी चीजें। समझता मैं सब हूं। इधर बताइए दोस्तों, एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। तो कहते हैं पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, वेयर एज द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। अगर एमपी सरकार को कोई लॉ बनाना है तो एमपी सरकार अगर कोई लॉ बनाती है तो डज दैट अप्लाई टू यूपी ऑल्सो, राजस्थान ऑल्सो, वेस्ट बंगाल ऑल्सो, उड़ीसा ऑल्सो? नो। अगर कोई कानून एमपी सरकार बनाती है, मे मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट, तो whereas the legislature of a state may make laws for the whole or any part of the state. Article 246, Article 246, matter of laws made by parliament and the legislature and by legislature of states. कहते हैं the article empowers, this article empowers the central government. ये आर्टिकल एम्पावर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को फॉर लिवाइंग टैक्सेस वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दिस आर्टिकल एम्पावर्स द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर लिवाइंग टैक्सेस। ये आर्टिकल सरकार को पावर देती है। तो आर्टिकल 246 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है कि आप भारत देश में टैक्सेस लगा सकते हैं वेदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, लेकिन उसके लिए आपको कानून बनाना पड़ता है। आइए गाइस, 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246। अब इधर देखिएगा, आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट बनाई गई। कितनी लिस्ट बनाई गई? 3 लिस्ट। अंडर विच द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज फॉर लिवाइंग टैक्सेस इन इंडिया, और वो रही आपके सामने। पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट विच बिलोंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लिस्ट किसकी है? सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लगाएंगे, लेकिन आज तक टैक्सेशन से जुड़ा हुआ एक ही कानून दोनों के लिए एप्लीकेबल हो ऐसा नहीं। सर क्या बात करते हो, जीएसटी है तो दोनों मिलकर लगाते? नहीं, लॉ तो दोनों के अलग अलग है ना। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि दोस्तों जीएसटी लिस्ट नंबर 3 में आता है, वो गलत हो जाते हैं। क्यों भाई? माना ये लिस्ट नंबर 3 कहने में ऐसी लगती है कि जीएसटी लिस्ट नंबर 3 में आता है, लेकिन जब आप एक इनवॉइस पर दोस्तों अगर आप देखते हैं कि 1000 रुपए का सामान खरीदा गया जिसपे 12% जीएसटी लगता है, तो आप देखोगे वहां पे लगता है सीजीएसटी @6%, एसजीएसटी @6%, ऐसे लगता है। तो 60 रुपीज टोटल आता है 1120। कितना आता है? 1120 निकल कर आता है। 60 रुपए। अब इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस गाइस, इन दिस सिनेरियो, ये जो सीजीएसटी एक्ट है, ये जो सीजीएसटी 60 रुपए है विच बिलोंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है दोस्तों।
एंड लाइकवाइज ये जो SGST है ये रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का लॉ है, ये रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का लॉ है। तो ये दोनों ने अलग अलग कानून बनाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे लोकसभा में बिल पेश किया था, इट वेंट टू राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट के असेंट मिली। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने पेश किया इन विधानसभा, वहां से पास हुआ, इट वेंट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड इट बिकेम एन एक्ट फॉर द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो दोनों के कानून अलग अलग पेश हुए, पास हुए, और दोनों के कानून अलग अलग है, इसीलिए वो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आते। कॉन्करेंट लिस्ट क्या बोलता है कि कानून एक बनेगा और कानून जो एक बनेगा उससे जो टैक्स मिलेगा वो दोनों बांट लेंगे। सरकार ने कहा भाई साहब ये भारत देश है, ये कलयुग है, यहां भाई भाई से पैसों के लिए लड़ रहा है, यहां पर हम तो फिर भी सरकार है और 5 साल में बदल भी सकती हैं। तो इन दैट केस सरकार ने क्या बोला, सरकार ने बोला द पार्लियामेंट हैज एन एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एंट्री। पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर यूज करके क्या लगाया है, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी ये लगाया है। नेक्स्ट सर इसमें वो भी लिख सकते हैं ना, एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको, करेक्ट, यहां पर आप लोग वो भी लिख सकते हैं। वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल, एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको। अगर आपको याद हो दोस्तों, लेक्चर नंबर 1 में देखा था, लेक्चर नंबर 1 में देखा था। मूविंग ऑन, स्टेट लिस्ट, लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज एन एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एंट्री। पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एंड व्हाट आर द टैक्सेस बीइंग लेवाइड, टैक्सेस ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दारू से जुड़ी हुई चीज स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और सर यहां पर एक एग्जांपल और ये भी डाल सकते हैं ना सर, एक्साइज ड्यूटी ऑन ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, बिल्कुल सही। एटसेट्रा, ये भी अपन लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में देखा था। एंड लास्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, द पार्लियामेंट and legislature of any state has an exclusive right to make laws in respect of that entry। दोनों के पास पावर है लेकिन लगाते नहीं हैं, लगाते नहीं। अच्छा सर एक आपसे डाउट आता है, आपने कहा कि जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए 2014 में 2014 में 122nd अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश हुआ था। अमेंडमेंट बिल, करेक्ट राठी जी? मैंने कहा बिल्कुल सही। ये सर जब पास हुआ तो ये बन गया 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बिल्कुल सही बन गया। सर इसकी जरूरत क्या थी जब ऑलरेडी, एक सेकेंड राठी जी बहुत हमारा ध्यान, मतलब क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा बोलिए। कहते हैं सर आर्टिकल 246 के तहत ऑलरेडी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिली हुई तो थी। यूनियन लिस्ट नंबर 1 के तहत आप सीजीएसटी बना लेते, लिस्ट नंबर 2 के तहत आप एसजीएसटी बना लेते। आपको संविधान में बदलाव करने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी संविधान से तो पावर मिली हुई थी। तो व्हाई वाज देयर अ रिक्वायरमेंट टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? पॉइंट बहुत अच्छा है बच्चे। संविधान से जब ऑलरेडी पावर मिल चुकी थी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो भारत देश में टैक्स के लिए लॉ बना सकते हैं, तो उसी पावर को यूज करके जीएसटी का लॉ बना लेते। संविधान में जाके उंगली करने की क्या जरूरत पड़ी? व्हाई वाज देयर अ रिक्वायरमेंट टू अमेंड द जीएसटी, द कॉन्स्टिट्यूशन? तो सरकार ने कहा, इधर देखिएगा कि जब जीएसटी लगाने की बात हुई, ध्यान से देखिएगा, जब जीएसटी लगाने की बात हुई मतलब जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को एक साथ लेकर आया जाएगा, करेक्ट। सरकार ने कहा गुड्स पर 2 तरीके के टैक्स लगते थे। एक, जब कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होता था तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। हाँ जी सर।
अगर कोई प्रोडक्ट सेल होता था तो उस पर वैट या सीएसटी लगता था। वैट होता था जब इंट्रा स्टेट हो, विद इन द सेम स्टेट, और सीएसटी होता था जब इंटर स्टेट हो। और ये किसके पास जाता था? ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगता था, ये किसके पास जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। अब बात ये आ रही थी दोस्तों कि जब इन दोनों चीजों को मर्ज करने की बात हुई और कहा कि साथ मिलकर टैक्स लगाएंगे, तो इट वॉज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑलरेडी मेड। ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर हम जीएसटी साथ मिलकर लगाएंगे, इसका मतलब क्या है कि आज जीएसटी में अगर आज गुड्स बेचे जाते हैं, जिसे हम जीएसटी में सप्लाई वर्ड यूज करते हैं, अगर गुड्स दिए जाएंगे तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाएगी टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी। अगर आज सर्विसेज सप्लाई होती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी। अब अकॉर्डिंग टू द ओल्ड लॉ, अगर सर्विस दी जाती थी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सर्विसेज दी जाती थी, तो उसका हक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। उसका हक किसके पास था? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और अंडर जीएसटी हम क्या बात कर रहे थे कि सर्विसेज दी जाएंगी तो स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेगी, हम ये बात कर रहे थे। तो क्या दोस्तों, जो ऑलरेडी कानून बना हुआ था अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, क्या हम उसके अगेंस्ट जा रहे थे? मेरी बात ध्यान से सुनना। हम क्या जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बने हुए थे कि भाई पुराना लॉ क्या बोलता था कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान को सर्विसेज देता है फॉर सम कंसिडरेशन, देन इन दैट केस सर्विस टैक्स विल बी लेवाइड व्हिच विल गो इनटू द पॉकेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन आज हम जीएसटी में क्या बोलते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को सर्विसेज देगा तो सीजीएसटी भी लगेगा, एसजीएसटी भी लगेगा। तो सरकार ने कहा भाई साहब, यू आर गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑलरेडी मेड, एंड देयरफॉर जरूरत पड़ी टू ब्रिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आपसे पूछा जाए कि भाई 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की क्या जरूरत थी? टू इंटीग्रेट टैक्सेस बीइंग लेवाइड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। एक लाइन में अगर इसे आंसर करना है, और ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, टू इंटीग्रेट टैक्सेस मतलब मर्ज करना टैक्सेस। जो टैक्सेस पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अलग लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट अलग लगाती थी। अब देखिए यहां पर कहते हैं बिफोर जीएसटी से पहले power of taxation was assigned to either union or state subject wise under schedule 7 of the constitution, जैसा अभी अपन पढ़ कर आए। schedule 7 of article 246, उसमें 3 लिस्ट लिखी थी। while the center was empowered to tax goods up to the production or manufacturing stage, जिस पर एक्साइज ड्यूटी लगाते थे, the states had the power to tax goods at distribution stage। distribution मतलब जब सेल होती थी। The union could tax services, union मतलब central government could tax services using residuary powers, but states could not। state service tax नहीं लगा सकती थी। introduction of GST required amendment in the constitution as to enable integration of excise duty, state VAT and certain state specific taxes and service tax into GST, and to empower both center and states to levy and collect it। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी की क्या जरूरत थी दोस्तों, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की क्या जरूरत थी? टू इंटीग्रेट टैक्सेस जो पुराने वाले थे, एक्साइज ड्यूटी, स्टेट वैट, सर्टेन स्टेट स्पेसिफिक टैक्सेस, सर्विस टैक्स इनटू जीएसटी, सो दैट अब हम दोनों को पावर दे सकें, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को, टू लिवाई जीएसटी एंड कलेक्ट जीएसटी, बी इट गुड्स और बी इट सर्विसेज। ऑलराइट, देयरफॉर 101st Constitutional Amendment Act 2016 was given birth। इसीलिए दोस्तों संविधान में बदलाव की जरूरत पड़ी, एंड 101st Constitutional Amendment Act 2016 आया। The bill received the assent of the President on 8 September, जैसा कि हम लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा था।
All right, guys. Everyone now understanding why was there a requirement to bring in a constitutional amendment act? Yes, to integrate taxes between the central and the state governments. अगर हम पुराने लॉ को यूज करते हुए ही कानून बनाने की कोशिश करते, तो क्योंकि पुराने लॉ ने ऑलरेडी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स बांट रखी थी, और अगर हम उन्हें मर्ज करने की कोशिश करते या हम बोलते स्टेट गवर्नमेंट को कि तुम सर्विस टैक्स लगा लो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के खिलाफ होता, एंड एनीथिंग विच इज नॉट इन कंफर्मिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इलीगल एंड वाइड। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को बोल देते ना, जाओ अब तुम भी जीएसटी कलेक्ट कर लो, तुम भी सर्विसेज पर टैक्स कलेक्ट कर लो, तो दैट वुड हैव बीन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एनीथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इज इलीगल एंड वाइड। इसीलिए संविधान में बदलाव की जरूरत पड़ी, एंड आर्टिकल 246A, क्या ये लिखना है? हाँ जी, ये लिखना है दोस्तों, राइट इट डाउन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हेडिंग डाल दीजिए और आर्टिकल 246A उसमें डालिए सबसे पहला, पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। ये आर्टिकल 246A कहां लिखा है? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। ऑलराइट गाइस, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल्स में से है। कहते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग, देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है आर्टिकल 246 से, क्लॉज 1, ये क्लॉज है, क्लॉज 1, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल्स 246 एंड 254। क्या बोला? आर्टिकल 246 और 254 में जो लिखा है भाड़ में जाए। ध्यान से मेरी बात सुनना, मतलब आई नो कि मेरी लैंग्वेज माइट नॉट साउंड गुड, लेकिन इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए यही होता है। नॉट विथ स्टैंडिंग, जो भी आर्टिकल 246 में लिखा है, 254 में लिखा है, हम उसके साथ नहीं खड़े। नॉट विथ स्टैंडिंग, आर्टिकल 246 में जो भी लिखा है, आर्टिकल 254 में जो भी लिखा है, वो भाड़ में जाए, हमारी बात सुनी जाए। आर्टिकल 246A ओवर रूल्स कौन कौन से दो आर्टिकल्स? आर्टिकल्स 246 एंड 254। तो अगर अपने को तराजू में तोलना पड़ा, एक जगह आर्टिकल 246 है और एक जगह 246 है, तो किसका पलड़ा भारी होगा? आर्टिकल 246A का। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड 254, पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट representing the central government, and subject to clause 2, the legislature of every state, matlab state government, have power to make laws with respect to goods and services tax imposed by the union or by such state। तो अब जीएसटी लॉ बनाने की पावर कहां से मिली? जीएसटी से जुड़ा हुआ कानून बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कहां से मिली? आर्टिकल 246A क्लॉज 1। आर्टिकल 246A ने पावर दी। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर, दी गई तुम्हें पावर कि तुम जीएसटी से जुड़ा हुआ कानून बनाओ। अब सर ये सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, क्लॉज 2 में ऐसा क्या लिखा है? इधर देखिए, क्लॉज 2 में भी बहुत बढ़िया बात लिखी है। कहते हैं क्लॉज 2, आर्टिकल 246A क्लॉज 2, ये देखिएगा, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर, एक्सक्लूसिव मतलब 100% पावर पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब इसको फिर से पढ़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। अगर इंटरस्टेट होता है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, फ्रॉम वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर यूनियन टेरिटरी, उसे बोलते हैं इंटरस्टेट। अगर मैंने, ध्यान से देखिएगा गाइस, मैं 3 एग्जांपल लेता हूं। अगर मैंने सामान एमपी से लेकर भेजा है दोस्तों वेस्ट बंगाल, ये भी इंटरस्टेट है। अगर मैंने लक्षद्वीप से लेकर दोस्तों
सामान भेजा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये भी इंटरस्टेट है। और अगर मैंने राजस्थान से लेकर चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या है, यूनियन टेरिटरी, ये भी भेजा, ये तीनों इंटरस्टेट है। और इंटरस्टेट से जुड़ी हुई पावर किसके पास है? अगर एक ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट होता है तो उस इंटरस्टेट से जुड़ा हुआ कानून कौन बनाएगा? इंटरस्टेट से जुड़ा हुआ कानून विल बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सर अभी जो पहले वाले पॉइंट में पावर दी, वो कौन सी पावर दे दी फिर स्टेट को? पहले वाले क्लॉज में अब कंक्लूजन ये निकलता है कि पहला वाला क्लॉज जो बात कर रहा है वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है। इंट्रा स्टेट, वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल में बेचा गया, राजस्थान का राजस्थान में बेचा गया। तो इंट्रा स्टेट में गाइस आप इनवॉइस में दो टैक्स देखते हैं, सीजीएसटी, और सीजीएसटी की पावर किसके पास थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एंड दूसरा जो आप देखते हैं वो एसजीएसटी देखते हैं, और उसकी पावर किसकी थी? स्टेट गवर्नमेंट के पास। सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो अगर जब ट्रांजैक्शन विद इन द सेम स्टेट होता है तो उस पे जो टैक्स लगता है सीजीएसटी एक्ट के तहत सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी एक्ट के तहत एसजीएसटी लगता है, और सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। और दूसरा वाला इंटरस्टेट, दूसरा वाला क्या है? इंटरस्टेट। इंटरस्टेट में कौन टैक्स लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है तो कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, लिवाई करती है। इसको देखते हैं, इंटरस्टेट के केस में जो लॉ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लिवाई करती है, कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। लेकिन कलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा प्रपोर्शनेट गाइस, प्रपोर्शनेट वो खुद रिटेन कर लेती है। एंड रिमेनिंग अमाउंट दोस्तों वो डेस्टिनेशन स्टेट के साथ शेयर करती है, डेस्टिनेशन स्टेट। इसीलिए दोस्तों जीएसटी को कंजम्पशन टैक्स भी बोला जाता है। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, कि जिस स्टेट में कंज्यूम हो रहा है उस स्टेट के साथ शेयर किया जाएगा। जबकि सीएसटी, सेंट्रल स्टेट टैक्स, वाज एन ओरिजिनेटिंग स्टेट टैक्स। सरकार ने जीएसटी को क्या बनाया? कंजम्पशन टैक्स। तो अगर एमपी से वेस्ट बंगाल गया सामान या सर्विसेज तो टैक्स कहां पे लगेगा? टैक्स किसे मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। अगर लक्षद्वीप से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स किया, ये भी इंटरस्टेट है, इसमें टैक्स किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास। राजस्थान से चंडीगढ़ गया तो कहां जाएगा दोस्तों? राजस्थान से चंडीगढ़ गया तो कहां जाएगा? समझ रहे हैं गाइस? एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग व्हाट माय पॉइंट इज? सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पोर्शन अपने पास रखेगी और कुछ पोर्शन वहां देगी जहां पर सामान कंज्यूम हुआ, जहां पर सामान पहुंचा। आइए गाइस, मूविंग ऑन। अब एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? The provisions of this article shall, in respect of goods and services tax referred to in clause 5 of article 279A, take effect from the date recommended by the GST council। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 279A के क्लॉज 5 में जो प्रोडक्ट्स लिखे जाएं, जो सर्विसेज लिखी जाएं, उन पर जीएसटी लगाया जाएगा when the GST council recommends to do so। अभी तक, आज की तारीख तक, till date guys, कौन सा लॉ चल रहा है? which law is being made applicable? which law is being made applicable guys? आज की तारीख तक the law being made applicable is the old excise duty, VAT being levied on those products। GST council ने उन 5 पीपीस बोलते हैं, पीपीस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। आर्टिकल 279A, ये देखिए 279A, इसके क्लॉज 5 पर चलते हैं। क्लॉज 5,
कहते हैं द जीएसटी काउंसिल शैल रेकमेंड द डेट ऑन विच द जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बी लिवाइड ऑन पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल। जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगी कि इन पर जीएसटी कब लगाया जाए। आज की तारीख तक टिल डेट the old taxation system is being levied on these products, on these 5 petroleum products। रिवाइज करते हैं कौन कौन से? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। दारू के केस में क्या बोला था मैंने? अभी नहीं कभी नहीं। दारू के केस में क्या बोला था? अभी नहीं कभी नहीं, क्योंकि दारू तो दोस्तों जीएसटी एम्बिट से बाहर ही रहेगा। दारू को तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन ऑफ जीएसटी में लिखा दिया कि एक्सेप्शन है जीएसटी का। क्या बोला था? जीएसटी शैल बी लिवाइड ऑन ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अभी नहीं कभी नहीं। लेकिन ये 5 प्रोडक्ट्स अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। बाद में कब? व्हेन द जीएसटी काउंसिल रेकमेंड्स। जब जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करती है कि भाई साहब इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी एम्बिट में लेकर आया जाए, तो कहते हैं द जीएसटी काउंसिल शैल रेकमेंड द डेट ऑन विच जीएसटी टैक्स be levied on petroleum crude, high speed diesel, motor spirit commonly known as petrol, natural gas and ATF। आ जाओ गाइस। अब सर क्या ये लिखना है? हाँ जी गाइस, ये तो लिखना है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आफ्टर ऑल। power to make laws with respect to GST। तो आई एम गिविंग यू सम टाइम टू राइट इट डाउन गाइस। अब क्या पूरा नजर आ रहा है? अब आपको पूरा नजर आ रहा है तो पूरा लिख लीजिए गाइस एक बार में। आई एम गिविंग यू 120 seconds टू राइट इट डाउन। बी वेरी वेरी फास्ट, बी वेरी वेरी फास्ट गाइस। हेडिंग लिखिएगा, पहले हेडिंग लिखिएगा आप लोग। power to make laws with respect to GST, article 246 है, followed by clause number 1, followed by clause number 2, and then the explanation। लिखिए guys। One minute gone guys, 1 minute to go। सबको लिखना जरूरी है गाइस। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आप लोगों को लिखने बोल रहा हूं।
चलो जी गाइस, टाइम्स अप। लिखा सबने? थर्टी मोर सेकेंड्स गाइस एंड देन वी मूव ऑन टू आर्टिकल 254। हम फिर आर्टिकल 254 पर पहुंचेंगे गाइस। और आर्टिकल 254 क्या कहता है? बड़ा अच्छे अच्छे आर्टिकल्स है गाइस, खूब मैंने डिटेल में इनकी पढ़ाई करी है, एंड दैट इज व्हाई आई एम एबल टू डिलीवर टू यू व्हाट एवरी आर्टिकल टॉक्स अबाउट। अजय भाई, आर्टिकल 254 कहते हैं, आर्टिकल 254 डील्स विद द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। सुप्रीमेसी ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट का क्या मतलब है? कहते हैं कि भाई देखो, पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाती है। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून कुछ बोलता है और स्टेट गवर्नमेंट का कानून कुछ बोलता है, मतलब अगर if there is a contradiction between the law made by the central government and law made by the state government, then the law made by the central government will prevail over and above the law made by the central government, over and above the law made by the state government. क्या बोला? Article 254 deals with the supremacy of laws made by the parliament. पहली लाइन में समझ जाना चाहिए कि आर्टिकल 254 सुप्रीमेसी पावर किसको देता है? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। Where there is any inconsistency between the law made by the parliament, that is central government, and the legislature of any state, then the law made by the parliament, whether passed before or after the law made by the legislature of such state, shall prevail over the law made by the legislature of such state to such inconsistent extent. मतलब जितना वो परेशान कर रहा था, जितना वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, तो उस कॉन्ट्राडिक्टरी पोर्शन में the law made by the central government will work. The law made by the central government will prevail. All right guys, आर्टिकल 246A in simple words, इसे अपन रीड आउट करते हैं guys. कहते हैं, it gives power to the central and the state government to make laws with respect to GST. However, the central government will have exclusive 100% power to make laws in case of interstate supply of goods or services or both. 5 petroleum products falling under clause 5 of article 279A shall fall under the ambit of GST from the date as recommended by the GST Council. At present, old taxation system is applicable on them. And anybody who can help me out with the remembering of those 5 petroleum products? याद करो दोस्तों, petroleum crude, high speed diesel, motor spirit commonly known as petroleum, natural gas and ATF, aviation turbine fuel. आइए guys, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है. The more questions we do, the better it will be. लिस्ट नंबर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स, किसको एम्पावर करता है? लिस्ट नंबर 2 सर, स्टेट गवर्नमेंट को. लिस्ट नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट की है. हाँ जी गाइस, सी स्टेट गवर्नमेंट. Why was there a constitutional amendment required to levy GST in India? Constitutional amendment की क्या जरूरत थी? Sir, to integrate taxes between the central government and the state government. To integrate state taxes with central taxes. कहते हैं, the main purpose behind such constitutional amendment was to integrate central taxes with state taxes. Students should write around this purpose in simple language with example. वैसे तो दोस्तों आज तक आया नहीं है, लेकिन आता है तो ये लाइन जरूर लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस विद स्टेट टैक्सेस. डिस्कस आर्टिकल 246 से क्वेश्चन नंबर 13. आर्टिकल 246A गाइस, उसमें हेडिंग सबसे पहले दीजिएगा. हेडिंग देखिए, एडवाइस क्या है? स्टूडेंट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द मेन हेडिंग. सामने वाले को आप हेडिंग दोगे ना कि व्हाट इज आर्टिकल 246, दैट इज पावर टू लिवाई, पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, फॉलोड बाय 2 क्लॉजेस. आपके 2 क्लॉजेस. क्लॉज नंबर 1 बारे में बात करता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए, इंटर स्टेट के लिए दोस्तों. Clause number 2, it is further advisable to write the 2 clauses as it is with explanation. एक्सप्लेनेशन में आपके वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत है,
लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा फ्लैट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता नहीं है। ऐसे फ्लैट थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आने के चांसेस आर वेरी लेस। नेक्स्ट, आर्टिकल 269A, आ जाओ भाई। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। अभी मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, अगर इंटरस्टेट सप्लाई होता है तो किसके पास पावर है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉस। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक लॉस, will collect the tax, and will they retain the entire tax to themselves? No. They will keep a portion to themselves, and the remaining amount will be shared between the remaining amount will go to the destination state. कहते हैं goods and services tax on supplies in the course of interstate trade or commerce shall be levied and collected by the government of India, and such tax, ये देखिएगा, and such tax shall be apportioned, apportioned मतलब divided between the union and the states in the manner as may be provided by the parliament by law on the recommendation of the GST council. और ये कौन से स्टेट को जाता है गाइस? कोई आपसे पूछे दोस्तों, जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है जिस पर आईजीएसटी लगता है, आपको पता है ना इंटर स्टेट पर दोस्तों व्हाट इज द टैक्स इज लिवाइड? आईजीएसटी। ये आईजीएसटी का लॉ किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन आईजीएसटी कलेक्ट करने के बाद सारा पैसा वो अपने पास नहीं रखते हैं, वो किसके साथ शेयर करते हैं गाइस? दे शेयर इट विद द स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा स्टेट? जहां से सामान ओरिजिन हुआ या जहां सामान पहुंचा है? जहां सामान पहुंचा है, जहां सामान पहुंचा है, जिसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? द डेस्टिनेशन स्टेट। नेक्स्ट, import of goods oblique services shall be deemed to be the supply of services in the course of interstate trade or commerce. इधर देखिएगा गाइस, this will give power to central government to levy IGST on import transactions which were subject to countervailing duty under the Custom Tariff Act 1975. So I'm going to help you out with understanding of the second clause of Article 269. इधर देखिएगा दोस्तों, अगर आउटसाइड इंडिया से, दोस्तों ये हमारा इंडिया गाइस, अगर आउटसाइड इंडिया से भारत देश में कोई सामान आता था, अब इधर देखिएगा गाइस, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट सिखाने वाला हूं आपको। कोई सामान आता था अंडर द ओल्ड टैक्सेशन लॉ, अगर इस सामान की कीमत लेट्स से 1 लाख रुपीस है, तो इस पर लगती थी सबसे पहले BCD, बेसिक कस्टम ड्यूटी, लेट्स से एट द रेट 20%, लेट्स से एट द रेट 20%, तो 1 लाख का 20% निकल कर आता है 20,000 रुपीस। टोटल निकल कर आया 1,20,000। अब बात ये आती है दोस्तों कि जब ये प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर होता था, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर होता था, तो उस पर इंडियन गवर्नमेंट क्या लगाती थी? एक्साइज ड्यूटी। जब ये सामान इंडिया में सेल किया जाता था, तो इस पर वैट ऑब्लिक CST लगता था। होता था कि नहीं दोस्तों? अब सरकार ने कहा दोस्तों, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडियन ट्रेडर्स हैं, जो सामान हिंदुस्तान में बनाते हैं, जो सामान हिंदुस्तान में बेचते हैं, जब हिंदुस्तान में सामान बनाया जाता है तो एक्साइज ड्यूटी लगती है, हिंदुस्तान में सामान बेचा जाता है तो वैट लगता है। अब जब कोई आउटसाइड इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हुई, तो मोदी जी आउटसाइड इंडिया जाकर तो एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा सकते थे, मोदी जी आउटसाइड इंडिया जाके वैट तो नहीं लगा सकते थे। तो जब ये सामान इंडिया आया, तो सारे लोग आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट करने लगे, क्योंकि ये सामान सस्ता पड़ रहा था, ये सामान आउटसाइड इंडिया से सस्ता पड़ रहा था। अब इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स माथा पकड़ के बैठे और मोदी जी से कहते हैं, मोदी जी क्या हो रहा है आपके राज्य में? मोदी जी कहते क्या हुआ? अरे लो, आपको पता ही नहीं है क्या हुआ, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है।
अरे क्या क्या हो रहा है बोलते रहोगे या बताओगे भी क्या हो रहा है? अरे आपको क्या बताएं कि एक इंसान है, लेट्स से, जिसका नाम है टीटू। टीटू पहले हमारे से सामान खरीदता था, लेकिन उसने हमारे से सामान खरीदना बंद किया और उसने आउटसाइड इंडिया से इंडिया इंपोर्ट करने लगा है, क्योंकि आउटसाइड इंडिया वाले उसे सस्ते दाम में बेच रहे हैं। मोदी जी कहते हैं आप भी थोड़ा सस्ता कर दो। कह रहे क्या खाक सस्ता करे मोदी जी? इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो एक्साइज ड्यूटी लगता है, सामान बेचते हैं तो वैट लगता है, इतने ज्यादा टैक्सेस लगते हैं, और आउटसाइड इंडिया से सामान आ रहा है तो सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी लग रहा है, और बेसिक कस्टम ड्यूटी लगने के बाद भी ये प्रोडक्ट सस्ता पड़ रहा है। क्या मेरा पॉइंट समझे? तो सरकार ने कहा यार अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को तो बचाना पड़ेगा, नहीं तो अगर हिंदुस्तान पूरा का पूरा इंपोर्ट करने लग जाए तो हिंदुस्तान की करेंसी, हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ विल गो फॉर अ टॉस। सब गड़बड़ा जाएगा। अगर ध्यान से सोचो, सरकार क्या बोलती है? मेक इन इंडिया, हिंदुस्तान में बनाना चालू करो, सो कि हम लोग बाहर से इंपोर्ट ना करें, क्योंकि जितना सामान हिंदुस्तान में आएगा इंडियन करेंसी उतनी ही बाहर जाएगी, और जितनी करेंसी इंडिया के बाहर जाएगी इंडिया की रुपी की वैल्यू उतनी गिरती जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं गाइस? Everybody clear about it? So in this scenario, in this case, in order to promote and protect the domestic manufacturers, इन लोगों को बचाने के लिए सरकार क्या लगाती थी? सरकार ने लगा कर रुको, CVD। हमने कहा ये क्या है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी विच वॉज इक्विवेलेंट टू एक्साइज ड्यूटी इन इंडिया, वो लगाती थी। फिर जो अमाउंट निकलता था, ध्यान से देखिए, फिर लगाती थी स्पेशल CVD इक्विवेलेंट टू वैट इन इंडिया, वो लगाती थी इस प्रोडक्ट पर। मतलब वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट को महंगा करती थी इन ऑर्डर टू डिमोट इट, प्रमोट नहीं करना चाहती थी। तो इन दैट केस जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट आता था उस पर बड़ा महंगा टैक्स लगता था। बेसिक कस्टम ड्यूटी पहले भी लगती थी, आज भी लगती है। बेसिक कस्टम ड्यूटी सब्ज्यूम नहीं हुई है। स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो कि इक्विवेलेंट टू एक्साइज ड्यूटी एंड वैट रिस्पेक्टिवली, मतलब काउंटर वेलिंग ड्यूटी इक्विवेलेंट टू एक्साइज ड्यूटी एंड स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी इक्विवेलेंट टू वैट, जो लगाई जाती थी। लेकिन दोस्तों जब एक्साइज ड्यूटी खत्म हुआ और वैट सब्ज्यूम हुआ अंडर द जीएसटी लॉ, तो दोस्तों क्या आपके ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये भी खत्म हो गए? क्या ये भी खत्म हो गए? द आंसर इज यस। क्योंकि जब एक्साइज ड्यूटी खत्म, वैट खत्म, तो उनकी जगह ये CVD और स्पेशल CVD भी खत्म। अब फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर मोदी जी की तरफ भोले आंखों से और नजर से देखने लगे, मोदी जी बचाओ भाई, क्योंकि अब आज हिंदुस्तान में एक्साइज ड्यूटी और वैट नहीं लगता, तो क्या हुआ? इसकी जगह मोदी जी GST तो लगता है। मोदी जी ने कहा बात तो सही है। तो इसीलिए दोस्तों अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी और स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी की जगह क्या लगा दिया मोदी जी ने? IGST लगा दिया। और मोदी जी ने क्या कहा कि अगर इंटर कंट्री ट्रांजैक्शन होता है, इंपोर्ट ट्रांजैक्शन होता है, उसे इंटर स्टेट का ही दर्जा दिया जाएगा एंड इट विल बी सब्जेक्ट टू IGST। तो अगेन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, the goods which have been imported into India, the services which have been imported into India, will it be considered to be interstate transaction on which IGST shall be leviable? The answer is yes. अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो हम लोगों ने जो टैक्सेस सब्ज्यूम्ड वाला पॉइंट किया, उसमें ये दो पॉइंट्स थे, देखो, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये कौन लगाती थी? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अब क्योंकि एक्साइज ड्यूटी और वैट खत्म हो गया और उसकी जगह आ गया दोस्तों GST, तो सरकार ने स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी खत्म करके उसकी जगह IGST लगा दिया। क्या सर हमें ये लिखना है? जी हाँ गाइस, ऑफ कोर्स लिखना है। दिस इज द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दोस्तों हमारा 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। लिखेंगे आर्टिकल 269A
2 minutes to you guys. And then we have the last article guys, 279 और हमारा चैप्टर फिनिश करिए गाइस. आर्टिकल 269 है. लास्ट 60 seconds, राइट इट डाउन फास्ट. As you guys, done. Moving on to the last article, article 279 है जीएसटी काउंसिल से जुड़ा हुआ. कहते हैं द प्रेसिडेंट, हमारे देश के राष्ट्रपति, shall within 60 days from the date of commencement of Constitution 101st Amendment Act 2016 by order constitute a council, a team, जो कि जीएसटी का ध्यान रखेगी. कानून तो बन गया, लेकिन कानून का ध्यान रखने वाले भी तो कोई होने चाहिए. तो एक टीम बनाएंगे जिसको काउंसिल का नाम दिया जाएगा, जिसका नाम होगा जीएसटीसी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल. हमारे राष्ट्रपति ने फटाफट 7 दिन के अंदर अंदर जीएसटी काउंसिल फॉर्म कर दी. 8 सितंबर, अगर मैं आपको याद दिलाऊं गाइस, 8 सितंबर 2016 को हमारे देश के प्रेसिडेंट ने असेंट दी थी. प्रेसिडेंट गेव असेंट, और असेंट देने के बाद दोस्तों 222nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, और जैसी असेंट दी थी इट बिकेम 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो 8 सितंबर को तो हमारे देश के राष्ट्रपति ने दोस्तों क्या दिया, असेंट दे दी, एंड 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भारत देश में लागू हो गया. उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर, जबकि टाइम कितना भी दिया गया था 60 डेज, लेकिन उन्होंने फटाफट काम किया दोस्तों. एंड विद इन 7 days जीएसटी काउंसिल वाज फॉर्म बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर नेशन. जीएसटी काउंसिल ने दोस्तों कौन कौन होंगे, कहते हैं द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स: द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज चेयरमैन, एज चेयरपर्सन. और हमारे देश के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. तो शी विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग. ऑलराइट गाइस. The Union Minister of State in charge of revenue और finance as members. and तीसरे लोग जो होंगे, the Minister in charge of finance और taxation
or any other minister nominated by each state government as members. तो ये लोग कौन होंगे दोस्तों? ये लोग कौन होंगे? मेंबर्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ये लोग साथ में बैठेंगे, साथ में बैठ के डिसीजन मेकिंग करेंगे। लेकिन ये डिसीजन मेकिंग किससे रिलेटेड होगी? द जीएसटी काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड स्टेट्स ऑन इश्यूज लाइक टैक्स रेट, कौन से प्रोडक्ट पे कितना टैक्स रेट लगाया जाए, क्या टैक्स रेट को गिराना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, एग्जेम्पशंस, रजिस्ट्रेशन लिमिट्स। क्या दोस्तों आपने कोई भी काम चालू किया तो वैसे ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना? आपकी एक लिमिट होती है दोस्तों कि इस लिमिट तक आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती। वो लिमिट्स कौन डिसाइड करेगा? द जीएसटी काउंसिल। अब सर जीएसटी काउंसिल में कुछ लोग कहते हैं कुछ और कुछ लोग अलग कहते हैं, तो इन दैट केस व्हाट इज गोना हैपन? हम किसकी बात मानेंगे? अगर बीच में इफ देयर इज सर नॉट अ कंसेंसस, 100% यूनानिमस वोटिंग नहीं आ रही है, तो सर वोटिंग पास कराने के लिए क्या है? वो है ये देखिए, ये एक आपसे थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। Every decision of the GST Council, every decision of the GST Council shall be taken at a meeting by a majority of not less than 3/4 of the weighted votes of the members present in voting. तो दोस्तों majority of not less than 3/4 of the weighted votes. सर ये weighted votes क्या मतलब है? यहां पर मैं अभी समझाता हूं। कहते हैं the vote of the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट कितना है? 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने की पावर है दोस्तों? 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। और सारे स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंड टुगेदर हैव वेटेज ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट इन दैट मीटिंग। इन दोनों का मिलाकर, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हां कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हां कर दी, तो 1/3 मतलब 33.33% तो हां हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ने, कुछ मेंबर्स ने हां करी, कुछ मेंबर्स ने ना करी, तो जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर कितना है? 66.67%। वाई? क्योंकि 1/3 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो आउट ऑफ 66.67% कितने ने हां करी वो निकालेंगे। लेट्स से दोस्तों 45% आउट ऑफ 66.67% हां हो गई, 45%। तो टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ 33.33 प्लस 45 मेक्स इट 78.33, मेक्स इट 78.33। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस गाइस, क्या ये वेटेड वोट्स जो 3/4 थे, 3/4 मतलब 75%, क्या उससे ज्यादा हो गया? हाँ जी, इसका मतलब डिसीजन पास हो गया। मैं रिपीट करता हूं, एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल मिनिमम 75% वेटेड वोट्स होने चाहिए, 75%, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है 1/3 और सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का शेयर है 2/3। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब हाँ वी अग्री विद द डिसीजन, तो 33.33% तो पास हो गया, लेकिन 33.33% से वो डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होता, उसको 75% तक पहुंचना होता है। तो रिमेनिंग 66.67% ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में से लेट्स से अगर 45% हो गया, 45% पास हो गया, तो 45 एंड 33 मेक्स इट 78.33। मतलब क्या 75% से ज्यादा हो गया? आंसर इज यस, एंड therefore गाइस क्या डिसीजन पास हो गया? हाँ जी गाइस, डिसीजन पास हो गया। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? एंड लास्ट पॉइंट तो हम लोग कर ही चुके हैं गाइस, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिन पर जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी कि वो भारत देश में जीएसटी कब लागू करे। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू एविएशन टर्बाइन फ्यूल। जीएसटी इज नॉट levied at all. GST will be levied from the date to be notified on the recommendation of the GST Council. Yes, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह में डलता है, फाइटर जेट्स वगैरह में डलता है, एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ऑलराइट गाइस, इन पर आज की तारीख में ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम है, लेकिन गाइस
क्या क्या दोस्तों बाद में इस पर लगेगा when the GST Council decides that it is the right time to do so? The answer is yes. Which article empowers the central and the state government to levy GST in India? Article 246A. 246A से पावर मिली है कि भारत देश में दोस्तों क्या लगाया जा सके, क्या लगाया जा सके, जीएसटी लगाया जा सके, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी इन रिलेशन टू जीएसटी। एक क्वेश्चन जो मैं होमवर्क दे रहा हूं, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर दैट आई एम गिविंग एज होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 16 गाइस। आई विल शो यू द क्वेश्चन। आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, एंड आप लोग दोस्तों इसको सॉल्व आउट करेंगे। सॉल्यूशन आप लोगों के पास रहेगा ई बुक्स के फॉर्म में, तो वो देख लीजिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 16, मैं हट जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। आ जाओ भाई। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर, और चैप्टर के एंड में हमेशा होता है क्विक रिवीजन बिफोर एग्जाम्स, बट आज के सेशन में जो हम लोगों ने पढ़ा हम उसे रिवाइज करेंगे और फिर होगी आपकी क्लास की छुट्टी। सबसे पहले हम लोगों ने किया बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, जिसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, mitigation of ill effects of cascading, increase in government revenue, elimination of multiple taxes and double taxation, and boost to Make in India initiative. Then there were certain taxes which have been subsumed under the GST law. Central government द्वारा central excise duty, additional excise duty, service tax, medicinal and toilet preparation act के तहत excise duty, countervailing duty, special countervailing duty, central sales tax, and central surcharges and cesses on supply of goods and services. State government value added tax या sales tax, taxes on lottery, betting and gambling, entry tax all forms या purchase tax, tax on advertisement, luxury tax, entertainment tax except local bodies, and state cesses and surcharges on local bodies. उसके बाद दोस्तों हम पहुंचे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजंस पर। इंडिया का 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर है, जो भी लॉ बनाए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन लोकल गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाएंगे। ऑलराइट गाइस, आपके जो भी लॉ होने चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होनी चाहिए। एनी लॉ विच इज नॉट इन कंफर्मिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इलीगल एंड वाइड। ओके, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर कानून नहीं बना तो ना तो टैक्स लेवाई करोगे ना कलेक्ट करोगे। सेक्शन आर्टिकल 245 बोलता है कि हमारे लॉज कहां तक एप्लीकेबल है। पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश भर में लागू हो सकता है, जबकि स्टेट द्वारा पर्टिकुलर स्टेट में ही होगा। आर्टिकल 246 एम्पावर करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि भारत देश में टैक्स बना सके, टैक्स से जुड़े हुए लॉ बना सके, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसके 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है। लिस्ट नंबर 1 यूनियन गवर्नमेंट की, लिस्ट नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट की, और लिस्ट नंबर 3 कॉन्करेंट, मतलब दोनों मिलकर लगाएंगे। लेकिन आज तक कोई भी टैक्सेशन सिस्टम दोनों मिलकर नहीं लगाते हैं। टैक्सेस लेवाइड इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको। By state government, taxes on alcoholic liquor for human consumption, excise duty on opium, Indian hemp and narcotics drugs. Constitutional amendment की क्या जरूरत पड़ी? To integrate taxes between the central and the state government. फिर आर्टिकल 246A जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 का हिस्सा है, जिसने बोला पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। क्लॉज 1 ने बोला कि 246 और 254 भाड़ में जाए, पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लॉ बनाएगी दोस्तों, उनको पावर दी जा रही है कि वो जीएसटी से जुड़ा हुआ कानून बनाए। फिर क्लॉज 2 ने बोला कि अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी। अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है देन ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक लॉज। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट ओनली मेक लॉज, इट विल लेवाई, इट विल कलेक्ट इट, एंड द कलेक्टेड अमाउंट will be shared between the central government and the destination state. Next, 5 petroleum products जिस पर जीएसटी लगेगा at a later stage of time. Interstate transaction पर IGST लगता है दोस्तों, which is levied and collected by the central government. However, it is shared between the state, the destination state. अगर import of goods and services होती है उसे भी interstate trade और commerce में माना जाएगा दोस्तों।
एंड गाइस, क्या आईजीएसटी लगेगा उस पर? द आंसर इज यस। जो कि पहले काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगती थी, स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगती थी, अब उनकी जगह आईजीएसटी लगेगा। आर्टिकल 279 है जीएसटी काउंसिल। प्रेसिडेंट को बोला गया कि भाई 60 दिन के अंदर अंदर एक टीम बनाइए जो जीएसटी का ध्यान रखेगी। उन्होंने 8 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर ही जीएसटी बना दिया दोस्तों, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद दोस्तों जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होगा? यूनियन मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, Union Minister of State in charge of Revenue and Finance as members, and the Minister in charge of Finance or Taxation or any other minister nominated by each state government as members. Next, the GST Council shall make a recommendation to the Union and the states on issues like tax rate exemptions, registration limits, etc. etc. Every decision में minimum 75% weighted votes चाहिए, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल 1/3 है और स्टेट गवर्नमेंट का, सारे स्टेट गवर्नमेंट का मिला के 2/3। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिन पर जीएसटी शैल बी लिवाइड एट अ लेटर स्टेज ऑफ टाइम: पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ऑलराइट गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ टुडेस सेशन। कल से चालू करेंगे नया चैप्टर सप्लाई अंडर जीएसटी। अपना ध्यान रखें, मेहनत करते रहें गाइस। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर। एंड गाइस, अब आप लोग दोस्तों क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस कर सकते हैं चैप्टर नंबर 1। ई बुक्स में सब कुछ दिया हुआ है, आप क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस कर सकते हैं चैप्टर नंबर 1। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।